तो दिख रहा हूँ ना बेटा, अब तो दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को। हैंड रेस करें बेटा, आवाज़ आ रही है ना अब तो? ठीक है बेटा, ठीक है ना, अब तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए फाइनली एक लास्ट एमओटी और रह गई थी, CH4 की एमओटी। जब भी आपको CH4 की एमओटी बनानी हो तो एग्ज़ाम में बनाना तो कुछ है ही नहीं, वहाँ सारा सब कुछ बना बनाया आएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि CH4 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो आपके दिमाग में सब में है कि मुझे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब किसी तरह का कोई लॉन पेयर नहीं है, तो मुझे कोई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो चाहिए ही नहीं, ना मुझे किसी तरह का कोई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। इसका मतलब मुझे केवल क्या चाहिए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। और कितने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे चाहिए, 4 चाहिए। समझ में आ गई बात? अब मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जो पॉली एटॉमिक थ्योरीज होती है उनके अंदर एक तो केंद्रीय परमाणु होता है और एक साइड एटम्स होता है। तो यहाँ साइड एटम्स आपके पास कितने हैं, 4। आप ये कहोगे यहाँ 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे और आप सबको पता है यहाँ टोटल 4 एलजीओज बनेंगे, हाँ या ना? हमने कहा था BeH2 में 2 एलजीओ बनेंगे, NH3 में 3 एलजीओ बनेंगे और CH4 में कितने एलजीओ बनेंगे, 4 एलजीओज बनेंगे, जिनके नाम मैंने रख दिए हैं Psi1, Psi2, कुछ भी रख दो, Psi1, Psi2, Psi3 और Psi4। 4 एलजीओज बन जाएंगे। आगे समझो। अब आपको क्या करना है, वही चीज, एक तरफ तो कार्बन, एक तरफ आप ये कहोगे 4 हाइड्रोजन, या आप ये कहोगे एलजीओज ऑफ हाइड्रोजन। जिनके आपने 4 बना लिए, 1 2 3 4। एक को रख दिया आपने Psi1, एक को रख दिया Psi2, एक को रख दिया Psi3 और एक का नाम क्या रख दिया, Psi4। 4 एलजीओज बन गए। कार्बन के अंदर आप सबको पता है बाह्यतम कोश का विन्यास है 2s2 और 2p2। आई बात समझ में? ये 2s और ये 2p, ठीक है। अब मैं ये कहूँ ये जो 2s है, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल इस Psi1 के साथ इंटरेक्शन करेगा। एक बना सिग्मा 2s और दूसरा क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। एक बना सिग्मा 2s और एक क्या बन गया, सिग्मा स्टार 2s। आगे समझो। अब इसके ये 2p वाले 3 और इसके बचे हुए ये 3, इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके 3 एलजीओस आपस में इंटरेक्शन करेंगे। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो 3 बॉन्डिंग ये बन गई, 1 2 3। इसका नाम हमने रख दिया 2px 2p, सिग्मा 2p 1, सिग्मा 2p2 और सिग्मा 2p3। 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। आगे होगा समझ में, 3 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2p 1 2 3। अरे आया नहीं आया समझ में? टोटल इलेक्ट्रॉन अब आपको देख लो कितने भरने हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 और हाइड्रोजन भी कितने, 4 4 और 4 कितने, 8। तो 2 ये 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको कुल मिलाकर कितने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए थे, 4। 4 की 4 बन गए, क्योंकि CH4 के अंदर अपन सबको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड। आगे समझ लें, वापस सुन लें। CH4 की जैसे एमओटी मुझे बनानी है तो सबसे पहले तो CH4 अणु को देख लो। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब मुझे 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरेक्शन करेंगे, 4 एलजीओस बनाएंगे।
उनके नाम मैंने रख दिए Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, वो 4 LGOs इधर बता दिए। कार्बन का आपको पता है इधर ये रहा 2s और ये क्या रहा 2p। 2s वाले ने Psi1 से इंटरेक्शन किया, बना सिग्मा 2s और क्या बना सिग्मा स्टार 2s। बचे हुए तीनों ने बचे हुए 3 के साथ इंटरेक्शन किया, 3 बॉन्डिंग बने, 3 क्या चले गए एंटी बॉन्डिंग। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 4 6 और 2 क्या 8। अरे आगे समझ में, अरे हाँ या ना। बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल ही लोगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 4। वैसे भी दिख रहा है मीथेन में 4 बॉन्ड है। वो बात अलग है कि पर्टिकुलर CH बॉन्ड की बात करें तो आप कहोगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन पूरे CH4 अणु में पूछा जाए तो आप कहोगे इसमें 4 बंधक्रम है, 1 2 3 और 1 4। आगे समझ में बता लाइव वालों को बेटा समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा कैसी बनी CH4 की MOT। ठीक है, देखिए आपके कोर्स में 3 MOT है और तीनों इजी सी हैं। चाहे आप CO2 की एक बार मत पढ़ना, BeH2, NH3 और CH4, ये 3 MOT आपके कोर्स में, और तीनों एक बार देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे NH3 है तो खुद ही सोच लो कि मुझे 3 तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए और 1 नॉन बॉन्डिंग चाहिए, बस। BeH2 में भी ऐसे ही सोच लो कि 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि BeH2 में 2 सिग्मा बॉन्ड है, बस। तो अपने आप बन जाएगी, थोड़ा सा ही सोचते हैं। ये आपकी MOT हो गई और आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया आज। अब थोड़ा सा DF ब्लॉक के एक बार प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आप उनके आंसर्स बताएंगे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और किसी भी एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो उसके आप सब आंसर्स बताएंगे। और देन फिर उसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करेंगे आज से। मैंने बताया ना, जब ये वाला इसके नीचे रहता है ना तब तो ये ऊपर चला जाता है। ये वाला LGOs इनके नीचे रहता है तब तो ये ऊपर जाता है, ये इनके बराबर में रहता है या ऊपर रहता है तो फिर नीचे आ जाता है। आगे समझ में, इनके ऊपर जाता है ना तो फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई दिक्कत आ गया होगा तक समझ में। अब थोड़ा सा DF ब्लॉक्स के क्वेश्चंस की डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं और बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक एक 25 का मतलब आप सबके समझ में आ जाना चाहिए मैंगनीज, उसका एक द्विसंयोजी आयन है और आपको इसका चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन में निकालना है। तो आप सबको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि परमाणु क्रमांक 25, इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैंगनीज की। और मैंगनीज का द्विसंयोजी आयन का मतलब Mn+2। आर्गन, सबको विन्यास पता है, आर्गन 18, देन 4s2 और 3d5, लेकिन Mn+2 है तो आप सबको दिख रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2। 3d5 का मतलब यह है कि जो आपका डी उपकोष है, सबको पता है डी उपकोष 5 डी कक्षकों से मिलकर बना हुआ है और आप सबको पता है सबके अंदर क्या भरा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। याद करें ये डी ब्लॉक का धातु आयन है और डी ब्लॉक के धातु आयन के अंदर आप सबको पता है जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो केवल म्यू स्पिन के कारण निकलता है।
और म्यू स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला अंडूड n+2 और यूनिट आप सबको पता है क्या होती है, बोर मैग्नेटो। और वैसे भी मैं आपको बता चुका, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान जो आता है वो कितना निकल के आता है, 5.92। अरे याद करो, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक टेबल बताई थी कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73 निकलता है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो तो कॉपी में बता रखा है 2.84 के आसपास निकलता है। आ रहा है ध्यान? तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 लगाओगे, 7 पंजे कितना हुआ, 35। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो आप सबको बता रखा है चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलता है, 5.92। ध्यान रखें, अंडूड n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपको डी ब्लॉक का धातु आयन दे रखा हो। एफ ब्लॉक का धातु आयन दे रखा होता है तो म्यू बराबर आपको बता चुका जी अंडूड j+1 लगाना होता है। वहाँ जी क्या है, लिंडे विपाटन गुणांक है, क्योंकि एफ ब्लॉक के धातु आयन में जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो ना केवल चक्रण गति बल्कि कक्षीय गति के कारण भी योगदान रहता है। तो ध्यान रखें, अंडूड n+2 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद ही बताएंगे। निकिल सेकंड ग्रेड में पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन, निकिल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितनी? हाँ, तुरंत आ जाना चाहिए निकिल +2 देखते ही। निकिल का परमाणु क्रमांक तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 28। विन्यास होगा आर्गन, पहले निकिल का भरेंगे, आर्गन होता है 18। फिक्स पैटर्न है आर्गन के बाद 4s2 और फिर आप सबको पता है 3d8। 2 चले गए। अब आप सबको पता है d8 कैसे भरा जाएगा। हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, तो समझ में आ गया होगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। आगे समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ बेटा, लाइव वाले बताते चले। सुभाष बिल्कुल ठीक है बेटा, 3। अरे जीतना में 1 कैसे होगा बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3d8 4s2, 2 चले गए तो d8 रहा ना, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था, यारी जरा निभा, तुरंत याद आ जाना चाहिए। नायोबियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कितनी ही बार आपको बता चुका, अब तो ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। नायोबियम तुरंत दिमाग में आना चाहिए, नायोबियम किस में है, मैं आपको पहले ही बता चुका। 4D सीरीज़ आपसे ज़रूर पूछेगा, 3D सीरीज़ नहीं पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D सीरीज़ का आएगा। तुरंत दिमाग में आना चाहिए यारी जरा निभा। नायोबियम कितने नंबर का होता है, 41 नंबर का। अरे आ रहा है ध्यान? इट्रियम कितने नंबर का है, 39। जिरकोनियम कितने नंबर का है, 40। और नायोबियम कितने नंबर का है, 41। याद करो, मैंने बताया था कि जो 4D सीरीज़ है उसमें 41, 42, 44, 45, 46, 47 अपवाद होते हैं। 41, 42, 44, 45, 46 क्या होते हैं, 47 अपवाद होते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नायोबियम। नायोबियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 41। कितना है, 41। अरे यारी जरा निभा, इट्रियम 39, जिरकोनियम 40 और नायोबियम कितना है, 41। अब आप खुद ही सोचो, ये जो 41 नंबर का होगा ये कौन से आवर्त में आएगा, बताओ कौन से नंबर के आवर्त में आता है। नायोबियम कौन से नंबर के आवर्त में है, 5वें में। तो आप सबके दिमाग में आ गया 5वें नंबर के आवर्त में। और 5वें नंबर के आवर्त में आप सबको पता है S ब्लॉक भी होता है, D ब्लॉक होता है और P ब्लॉक होता है। इसका मतलब 5 तो S, 4D आ रहा है क्या, 5S और फिर क्या 4D और फिर जो भी है वो। अब देखें नायोबियम, नायोबियम 41 नंबर। आप सबको पता है इससे पहले जो अक्रिय गैस आएगी वो कौन सी आएगी, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक कितना भरा, 36। 36 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए, इसमें 5s2। 36 और 2 38 और 3 किस में जाने चाहिए थे, 4D में, 4D3 होना ये चाहिए था। 38 और 3 41, लेकिन आपको पता है नायोबियम एक अपवाद है। अपवाद का मतलब ये होता है इसमें 5s2 की जगह क्या होना है, 5s1 और इसमें 4D की तरह 3 की जगह क्या होना है, 4D4। अरे आगे समझ में?
अरे आ रहा है नहीं आ रहा, याद करो नायोबियम, तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ही आना चाहिए, टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। बिल्कुल सही है जीतराम, वेरी गुड बेटा, 4d4 5s1, बहुत बढ़िया। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। अब आपको इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, टर्बियम तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना है, कितनी बार बोल चुका, 63 64 65 तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। यूरोपियम 63 होता है, गैडोलिनियम 64 होता है, और टर्बियम कितना होता है 65 होता है। अरे आ रहा है क्या ध्यान, यूरोपियम 63 याद करो, याद है या नहीं, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए, यूरोप के गढ़ तबाले में डायन है, यूरोप के गढ़ तबाले में डायन है। 3 तो अच्छी तरीके से याद कर लो, यूरोपियम 63 होता है, गैडोलिनियम 64 होता है, टर्बियम 65 होता है। यूरोपियम 63 होता है, गैडोलिनियम 64 होता है, टर्बियम कितना होता है 65, टर्बियम 65, टर्बियम 65। अब आपको ये ध्यान आना चाहिए कि 65 नंबर का परमाणु क्रमांक कौन से आवर्त में आता है। पहले तो खुद ही देख लो, ये टर्बियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी। अरे 58 से 71 कौन सी श्रेणी है ये, लैंथेनाइड श्रेणी, और लैंथेनाइड श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, छठे आवर्त में। ये तो रटा हुआ होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन से आवर्त में आते हैं, छठे आवर्त में। तो देखते ही समझ में आ गया कि छठा आवर्त, छठे आवर्त में S, F, D और P। 6 तो S रहेगा, और क्या रहेगा, F कितना रहेगा 5F, 6S 4F और 5D। ठीक है, अब इससे पहले आप सबको पता है जो अक्रिय गैस लिख दोगे वो कौन सी लिख दोगे, जीनॉन। जीनॉन तक कितना बढ़ जाता है 54। जीनॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6s2। 54 और 2 कितना हो गया 56, 4f9, 56 और 9 कितना हो गया 65। आप सबको पता होना चाहिए कि जो टर्बियम है वो अपवाद नहीं है, यूरोपियम अपवाद नहीं है, अपवाद गैडोलिनियम है। 63 यूरोपियम है, गैडोलिनियम 64 है, टर्बियम 65 है। सबके विन्यास आपको तुरंत आ जाने चाहिए, टर्बियम 65, तुरंत सोचेंगे लैंथेनाइड सीरीज का मेंबर, इसका मतलब छठा आवर्त। छठे आवर्त में S, F, D और P ब्लॉक के तत्व हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में और फिर 6p में जाता है। अरे आ रहा है ध्यान, आंसर सही नहीं दे पा रहे हो बेटा आप, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा 4f9 6s2 नहीं है, ये इसमें 4f9 और 6s2 ये होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2016। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है। निम्न में से किस लैंथेनाइड का विन्यास है 14 है। अब आपको परमाणु क्रमांक की याद नहीं है, लैंथेनम तो होता है 57, सीरियम होता है 58, इटर्बियम होता है 70 और ये इटर्बियम भी होता है 70। अब आपके दिमाग में इटर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए, इटर्बियम 70 नंबर का है और ये कौन से ब्लॉक कौन से आवर्त में आएगा, छठे आवर्त में। क्या लिखोगे, इटर्बियम 70। सबसे पहले सबको पता होना चाहिए विन्यास किस में बढ़ते हैं, जीनॉन, अभी भी बताया जीनॉन 54। जीनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 6s2। 54 और 2 कितना हो गया 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा 70। अब इटर्बियम +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2, तो आंसर क्या होगा इटर्बियम +2। बहुत बढ़िया सुभाष, प्रियंका बेटा आप ऑफलाइन वालों से तो ऑनलाइन वाले अच्छे जवाब देते। अगला क्वेश्चन, बोलो, याद करें, बता चुका, लाइव वाले भी बेटा इसका आंसर बताएं। सुभाष बिल्कुल सही है, और लोग इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका कि मैंने आपसे कहा था कि जो F ब्लॉक है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मिश मेटल्स बनाते हैं, और उस मिश मेटल्स के अंदर 95% तो लैंथेनाइड मेटल्स होती हैं, 5% आयरन होता है और अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं। इसीलिए समझ में आ गया होगा इसमें 95% कौन सी धातु होती है, लैंथेनाइड धातु। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, याद करो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे।
मैंने आपसे कहा था कि एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक मिलती है, और दो एलिमेंट ऐसे हैं जो +7 दिखाते हैं, एक तो नेपच्यूनियम और एक कौन सा होता है, प्लूटोनियम। एक तो नेपच्यूनियम और एक कौन सा, प्लूटोनियम। अपनी कॉपी के पन्ने पलटो अगर याद नहीं आ रहा तो। एक्टिनाइड श्रेणी याद करें, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, बताया था ये +4, ये +5, ये +6 और नेपच्यूनियम +7, और बताया था प्लूटोनियम भी +7 दिखाता है। वो बात अलग है कि +7 इसमें अनस्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यूरेनियम में मिलती है +6 तक, और इसीलिए इसका आंसर क्या गया, नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +7। अरे मिल गया, कॉपी में लिखाया हुआ होगा नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, देखो +7। अगला क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी के पन्ने पलटें और ऑक्सीडेशन अवस्था देखें। लैंथेनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ें 2 मिनट में। मैंने बताया था कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के जो आयंस होते हैं उनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन आप सबको बताया था CTBT, बताया था सीरियम और टर्बियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे के सारे ऑक्सीकारक का काम करते हैं। और याद करें, यूरोपियम और इटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और वो सारे के सारे अपचायक का काम करेंगे, क्योंकि +4 और +2 से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट ग्रेड में क्या किया, सीरियम +4। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी ही बार बोला है, अब आपको रट जाना चाहिए। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इतनी ही बार हम पढ़ चुके। लैंथेनाइड संकुचन का पहला परिणाम होता है 4D और 5D संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का आकार लगभग कैसा होता है, समान। याद आ जाना चाहिए, T जरा हाफ। अरे आया ध्यान, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और एफनियम आपस में कैसे, बराबर, सही है। दूसरा, वो नवाब था, नायोबियम और टेंटेलम बोलो साइज में कैसे, बराबर, बिल्कुल सही है। कॉमा में वो मोलिब्डेनम और वोल्फ्रेम साइज में कैसे होंगे, बराबर। कौन सा आंसर हो गया, इट्रियम और प्लेटिनम। इट्रियम कहाँ, प्लेटिनम कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताया था, हाँ, आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये आया था, और फर्स्ट ग्रेड 2018 में इसका उल्टा आया था। मैंने आपको कहा था कि जो F ब्लॉक के धातु आयंस होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला G√J+1 होता है। J को निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, L-S और L+S। बहुत बढ़िया आंसर बेटा। अगर कक्षक आधे से कम भरे होते हैं तो J बराबर क्या लगाया जाता है, L-S, और कक्षक अगर आधे से ज़्यादा भरे होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाया जाता है, J बराबर L+S। अब देखें, लैंथेनाइड्स के अंदर चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L, इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक नई क्वांटम संख्या आपको J प्राप्त होती है, और कोश अगर आधे से कम भरे हों तो J बराबर क्या लगाया जाता है, L-S। अगला क्वेश्चन कॉपी के अंदर डायरेक्ट लिखाया हुआ है। कॉपी में देखो अपनी, डायरेक्ट लिखाया हुआ है कहीं ना कहीं, निम्न ताप पर यूरोपियम +3 का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। क्योंकि यूरोपियम +3 कॉपी में देखो एक बार लिखाया है क्या, चुंबकीय आघूर्ण के अंदर कहीं इस लाइन को, और प्रूफ भी की हुई है। F7 विन्यास है, L0 हो जाता है। अरे आ गया, मिला नहीं मिला कॉपी के अंदर। यूरोपियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण लो टेम्परेचर पर 0 के समीप होता है। अगला क्वेश्चन, याद करें, आपको मैंने कहा था कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के आयंस होते हैं वो रंग दर्शाते हैं, क्योंकि उनमें FF संक्रमण होता है, उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आया ध्यान। लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने कहा था सीरियम +3 और इटर्बियम +3, सीरियम +3 और इटर्बियम +3,
जरा अपनी कॉपी में देखो, सीरियम +3 और इटर्बियम +3 में कितने कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल सही है सुभाष, वेरी गुड बेटा। बुकलेट के ही क्वेश्चन अपन रिपीट कर रहे हैं। कलर्ड प्रॉपर्टी फटाफट रिवाइज करो एक बार। बताया था जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्यतः कलर्ड होते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर मैंने आपको 3 आयन ऐसे बता रखे हैं, F1 विन्यास वाला धातु आयन, F13 विन्यास वाला धातु आयन और F7 विन्यास वाला धातु आयन। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं? कलरलेस। और रीज़न भी बता रखा है, क्योंकि इनके अंदर FD ट्रांजेक्शन पाया जाता है, और जो FD ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर जो मैंने आपको कहा था, FD ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो लाइट एब्जॉर्व की जाती है वो कौन से क्षेत्र की जाती है? UV की। अब ये कह रहा है कि जो सीरियम +3 और इटर्बियम +3 में UV क्षेत्र में प्रबल अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित में से इनका कौन सा कारण इसके लिए सही नहीं है? मैंने बताया था कि इनके लिए जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो एब्जॉर्बेंस होता है, हाई इंटेंसिटी होती है और हाई एब्जॉर्बेंस होता है, यानी इनके अंदर जो एब्जॉर्बेंस होता है, जो अवशोषण होता है वो प्रबल होता है, हाई एब्जॉर्बेंस होता है, प्रबल अवशोषण होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप सबको पता है, पहली बात तो इनमें FD ट्रांजेक्शन होता है, और आप सबको पता है जब FD ट्रांजेक्शन होता है तो डेल एल का मान क्या होता है? +-1 होता है। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो FD पीक्स होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? ब्रॉड होती है। सिर्फ DD पीक्स भी ब्रॉड होती है, FD पीक्स भी ब्रॉड होती है, लेकिन FF ट्रांजेक्शन की जो क्या कहते हैं ब्रॉड्स होती हैं वो मैंने आपको बता रखी है, नैरो टाइप की होती है। तो तीसरा आंसर, इन आयनों में इलेक्ट्रॉन का उन्नयन उन आयनों की तुलना में कैसा होता है? कठिन होता है। आ गया समझ में? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कॉपी में डायरेक्ट बता रखा है कि जो लैंथेनाइट श्रेणी के आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली उन लिगेंड्स के साथ बनाते हैं जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है। याद करो, सीरियम नाइट्रेट कॉपी में दिखा भी रखा होगा, यहाँ नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है। अरे आ रहा है ध्यान? कॉपी को देखो, अपने पन्ने पलटो, ध्यान आएगा। यहाँ जो नाइट्रेट है वो बाई लिगेंड्स का काम करता है। एक नाइट्रेट 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो 6 नाइट्रेट कितने बनाएंगे? 12। तो ध्यान आ जाना चाहिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। अरे आ रहा है ध्यान? कॉपी में नाइट्रेट दिखाई भी थे अपन ने, 12 बनाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कॉपी में कराया हुआ है। यहाँ थोरियम +4 है और यहाँ थोरियम +4 की समन्वयी संख्या 12 है, और जब समन्वयी संख्या 12 होती है तो मैं आपको बता चुका उस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? आइकोसहेड्रल होती है, विंस फलकी होती है। कैसी होती है? आइकोसहेड्रल होती है, या कैसी होती है? विंस फलकी होती है। आ रहा समझ में? 20 फलक का मतलब कुछ हद तक इस तरह से होता है। देखो, जैसे एक तो आपने इस तरह से बना लिया, एक इस तरह से। अब आप इन सबको आपस में जोड़ोगे ना, जब इनको जोड़ोगे, आ रहा समझ में? और फिर एक प्रिज्म ऊपर बना दोगे और एक प्रिज्म नीचे बना दोगे, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आइकोसहेड्रल बोलते हैं। मतलब इसको जोड़ना है आपको, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। कोनों को जोड़ोगे ना ऐसे, इस तरह से इनके कोनों को जोड़ोगे ना, जो जिसके ऊपर है उसके ऊपर। इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ऊपर स्क्वायर, एक उल्टा, और फिर यू, एक ट्राइंगल ऐसे प्रिज्म टाइप, और एक ट्राइंगल ऐसे। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आइकोसहेड्रल या विंस फलकी होती है। अगला क्वेश्चन कॉपी में डायरेक्ट लिखाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों में बताया है कि 2 धातु आयन ऐसे होते हैं जिनका बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स के साथ, बीटा डाई कीटोन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट रिएजेंट का काम करता है। याद आने चाहिए, मैंने उसको यूपी नाम से बोला था, यूपी से याद करें।
यूरोपियम +3 और प्रेसिमोडीमियम +3। अपनी कॉपी में देखो मैंने लिखा है क्या कहीं, मिला या नहीं मिला? मिल गया? क्या मिला? यूपी मिला नहीं मिला? यूपी के जो यूरोपियम +3 और प्रेसिमोडीमियम +3 के जो आयंस हैं वो बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपसे कहा था सिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब फर्स्ट ग्रेड 2019 में उन्हीं क्वेश्चंस को वो रिपीट कर रहा है। कक्षा का आधे से ज़्यादा भरे तो L-S या L+S आ गया होगा समझ में? वही क्वेश्चन हूबहू वैसा कि वैसा 2000, मैंने कहा ना वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। अभी तो 2000 आपने 16 वाले देखे थे, अब 2019 वाले देखना, वही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तरीका अलग होगा। J बराबर L-S जब कक्षा का आधे से कम भरे हो, और जब कक्षा का आधे से ज़्यादा भरे हो तो J बराबर L+S। डायरेक्ट फॉर्मूला फर्स्ट ग्रेड 2019 कि जो लैंथेनाइट श्रेणी होते हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप सबको पता है, लिखा रखा है। कौन सा आंसर जाएगा? फोर्थ लिखा रखा है कि जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो आयंस होते हैं इनमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला म्यू बराबर G√J+1 होता है, और जबकि आपके जो डी ब्लॉक के धातु आयंस होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला √N(n+2) बोर मैग्नेटॉन होता है, और जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो आयंस होते हैं इनका चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला म्यू बराबर G√J+1 होता है। G आपको पता है लिंडे स्प्लिटिंग कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कॉपी के अंदर पढ़े, एक रिजल्ट मैंने बताया होगा लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम, और बताया है कि लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक जब आप जाते हो तो आकार में कमी आती है, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो धनायन का आकार है वो छोटा होना चाहिए। इसी बेसिस पर 85 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2019 में पूछा है। अब आप इसका आंसर बताएं। सब लिखा हुआ है कॉपी में, लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम। सुभाष बेटा इसका आंसर, और लोग इसका आंसर बताएं। अगर आप आंसर नहीं बता पा रहे ना तो आप ये मान के चलें कि कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता है 150 सीटें आनी है, और इसमें भी अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी? बेकार है, छोड़ो पढ़ना। याद आना चाहिए लैंथेनम +3 साइज में सबसे बड़ा है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण ल्यूटीशियम +3 साइज में सबसे छोटा है। लैंथेनम +3 से ल्यूटीशियम +3 तक जब हम जाते हैं तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है। वो आपसे पूछ रहा है इनमें से वो कौन सा धातु आयन है जो EDTA के साथ प्रबल संकुल बनाएगा या आसानी से संकुल बनाएगा। तो याद आना चाहिए संकुल बनाने के लिए शर्त क्या होती है? धनायन का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उस पर चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अरे आया ध्यान? और रिक्त कक्षक उसमें क्या होने चाहिए? उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? Lu+3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। वही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2019 का, वापस वही क्वेश्चन। सीरियम नाइट्रेट में जो नाइट्रेट है उसके अंदर आपको बताना है धातु आयन से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। सीरियम नाइट्रेट है, ये तो पता है आपको, एक नाइट्रेट 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तभी तो समन्वयी संख्या 12 निकलती है। और याद करो कॉपी में लिखाया हुआ है दोनों ऑक्सीजन बनाते हैं। जरा डायग्राम देखो कॉपी में, देखो कॉपी में कितने ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 0 नहीं, एक आंसर आएगा, 2 आएगा। कॉपी में देखा स्ट्रक्चर मिली? अरे मिली नहीं मिली, सीरियम नाइट्रेट की बता रखा है यहाँ, सीरियम +4, समन्वयी संख्या 12, आइकोस हाइड्रल। हर नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगैंड का काम कर रहा है। ध्यान से देखें, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक नाइट्रेट में
प्रत्येक नाइट्रेट में धातु के द्वारा जो उपसंयोजक बंध बना रहे हैं ऐसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो कितनी दिख रही है आपको? 2। अरे हाँ या ना? अरे बाइडेंटेट लिगैंड है या नहीं? अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट्स के अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाता है। होता क्या है, ये मेटल आयन और ये लिगैंड्स। आगे हम पढ़ेंगे चार्ज का ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है, एक तो लिगैंड से मेटल आयन की तरफ और एक मेटल आयन से लिगैंड की तरफ। अभी जो हमने लैंथेनाइट श्रेणी के अंदर जो चार्ज ट्रांसफ़र पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कॉपी के अंदर पन्ने पलटोगे तो मैंने आपको लिखाया हुआ है कि कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जिनमें F0 विन्यास होता है, लेकिन फिर भी वो रंग दर्शाते हैं, और उसका कारण आपको बताया हुआ है, कॉपी में पढ़ो, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण। इनके अंदर जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है वो लिगैंड से मेटल की ओर होता है। लिगैंड से कहाँ होता है? मेटल, यानी लिगैंड से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आते हैं? मेटल्स की तरफ। तो लैंथेनाइट के चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के लिए कौन सी बात सही नहीं है? पहली बात, इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लिगैंड से धातु की ओर होता है, बिल्कुल सही है। ये चार्ज ट्रांसफ़र तब आसानी से होगा जब धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी, बिल्कुल सही है। धातु की अगर ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी, यानी धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा, तो धातु क्या करेगा? इजीली लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। और ये भी आपको बताया हुआ है कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण जो आपको कलर दिखते हैं, कॉपी में देखो मैंने बताए हुए हैं, गहरे रंग के दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या नहीं है? आंसर 3 नहीं है। इसकी संभावना तब अधिक है जब लिगैंड में ऑक्सीकारक गुण हो। एक बात बताओ, लिगैंड में अगर ऑक्सीकारक गुण होगा तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों? लिगैंड में तो अपचायक गुण होने चाहिए। अपचायक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अगर इसमें ऑक्सीकारक गुण होंगे तो उल्टा तो ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा? खींचने लग जाएगा। इसीलिए आंसर क्या जाएगा? 3। इसकी संभावना तब अधिक है जब लिगैंड में ऑक्सीकारक गुण है। ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, आज अपन बात करेंगे एसिटिल एसीटोन की। एसिटिल एसीटोन ये है, ये भी आएगा। इस चीज़ को एसिटिल एसीटोन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, एसीटोन आप सब जानते हैं, एसीटोन होता है CH3COCH3। एसीटोन आप सब जानते हो, ये चीज़ है। अगर इस एसीटोन के हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एसिटिल समूह लगा दिया जाए, CH3CO को बोलता है एसिटिल समूह। एसीटोन जानते हो ना, CH3COCH3। अरे कीटोन, हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया? एसिटिल। तो ये चीज़ कहलाती है एसिटिल एसीटोन, और ये बाइडेंटेट लिगैंड होता है। इसमें ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब ये कह रहा है कि सीरियम 4 एसिटिल एसीटोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है एक एसिटिल एसीटोन तो सीरियम +4 के साथ 2 उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो यहाँ कितने एसिटिल एसीटोन है? 4। तो यहाँ टोटल उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे? 8। और सीरियम +4 की जब समन्वयी संख्या 8 होती है तो उस समय जो उसकी आकृति होती है वो होती है स्क्वायर एंटीप्रिज्म। स्क्वायर एंटीप्रिज्म यानी एक स्क्वायर और उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर, उस चीज़ को बोलते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्म। अरे समझ में आ गई बात? आपको कॉपी में लिखाया भी हुआ, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है तो जो आकृति है वो कैसी होती है? स्क्वायर एंटीप्रिज्म होती है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। याद करें, S कक्षक में कोणीय नोड 0, P कक्षक में कोणीय नोड 1 होता है और D कक्षक में कोणीय नोड 2 होते हैं। पहले ही बता रखा है, जितनी उसकी दिग्गंशी क्वांटम संख्या का मान होता है उतने ही उसमें कोणीय नोड पाए जाते हैं। इसीलिए D कक्षकों के लिए कोणीय नोड कितने होंगे? 2 होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है? आपको पता है D ब्लॉक के 40 तत्व हैं, उनमें से 4 तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनअनबाइयम आपके D ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, पैलेडियम नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकेल D8 होता है, पैलेडियम में इतनी बार हटा चुका, पैलेडियम में D8 का क्या हो जाता है? D10। अरे आया ध्यान?
वैसे विन्यास होना चाहिए 4d8 5s2। अरे निकिल नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकिल का विन्यास 3d8 4s2, तो पैलेडियम का विन्यास 4d8 5s2 होना चाहिए। लेकिन याद करें पैलेडियम कॉपी में लिखा रखा है, पैलेडियम का जो विन्यास है वो 4d8 की जगह क्या हो जाता है 4d10। याद करें इसमें d8 का क्या हो जाता है d10 हो जाता है, 4d8 का क्या हो जाता है 4d10। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2019, 2013, 2011, 2015 तीनों साल ये क्वेश्चन आया था। यूरोपियम रट जाना चाहिए, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65। यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64 और टर्बियम कितना 65, रट जाना चाहिए। यूरोपियम 63, 58 से 71 तक के तो बुरी तरह रटे हुए होने चाहिए। जीनॉन 54, फिर क्या करना है 6s2, 54 और 2 कितना हो गया 56, 56 और 7 कितना 63। 2 आंसर है, कोई बात। बहुत बढ़िया बेटा सुभाष, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, शाबाश बेटा। अगला क्वेश्चन 2011, 2013 सेकंड ग्रेड क्वेश्चन वापस रिपीट। अगर आप जवाब नहीं दोगे ना तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर मैं आपका 15 दिन में कोर्स खत्म करा दूंगा। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57, सिर पर का 59, टर्बियम इतनी बार हटा दिया 65, समेरियम बताएं कितना होता है, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए 62। मैंने आपको पहले ही बता दिया 58 से 71 तक का कोई भी त्रिधनात्मक आयन दे तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उसकी साइज तो सबसे छोटी होती है, और जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। सबसे बड़ी साइज टर्बियम की, इसका साकार तो सबसे छोटा, टर्बियम से बड़ा समेरियम, समेरियम से बड़ा प्रेसिमोडीमियम, और प्रेसिमोडीमियम से बड़ा लैंथेनम +3। कॉपी में पढ़ो, लैंथेनाइट सब कुछ है। आ रहा है ध्यान? अरे हाँ या ना? देखिए केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपनी पता लग जाना चाहिए कि आपको अभी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। आप ये इंतजार मत करो कि नहीं साहब हमारी तो पहले वैकेंसी आ जाए, हम तो तब तैयारी करने बैठेंगे। कैसे करोगे इसको 3-4 महीने में? अगला क्वेश्चन का जवाब दें कि वापस देखो वही क्वेश्चन 2016 का और वही क्वेश्चन 2019 में वापस रिपीट, कि वो कौन सी मिश मेटल है जिसमें 95% चीज़ पाई जाती है। तो लैंथेनाइट धातु 95% है, और आप सबको पता है 5% आयरन और अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन वापस वही रिपीट, लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम। जिरकोनियम और हैफनियम बराबर, वो नवाब था। नायोबियम ऑस्मियम के बराबर नहीं होता, टेंटेलम के बराबर होता। नहीं पढ़ोगे तो पेटोगे, सही है। कॉमा में वो सही है। अरे आया नहीं आया याद आ रहा? अगला क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा आयन है जिसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा है? तो आप सबको पता है जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। जिंक +2 में तो दिख रहा है एक भी अयुग्मित नहीं है। स्कैंडियम +3 अगर देखोगे तो पता चलेगा स्कैंडियम +3 में भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +3 में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और मैंगनीज +2 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोर मैग्नेटॉन आता है। देखो सेकंड ग्रेड में कितने इजी से क्वेश्चन। D8 आयन का उदाहरण कौन सा है? रटा हुआ होना चाहिए वही क्वेश्चन। देखो घूम फिर के कहीं ना कहीं आ रहे हैं। एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा निकिल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इस बार पूछ लिया कि इनमें से D8 विन्यास किसका है। तो आप सबको पता है निकिल +2 का विन्यास क्या होता है, D8 होता है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चंस हैं
ये अब थोड़ा सा इसमें आएंगे अपने, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपन चालू करेंगे। आप सबको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाती है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यहाँ पर आप सबको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल होती है वो आयरन होती है, और उसके ऊपर इस समय ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। अगला क्वेश्चन, वो संकुल कौन सा है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आंसर है। वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ Mn+7 आ रहा है, अरे हाँ या ना, MnO4- परमैंगनेट आयन, और Mn+7 में आप सबको पता है क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन D0 रहता है। अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सबको पता होगा पत्तियों में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के अंदर लिखाया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा है, कॉपी को देखें अगर याद नहीं आ रहा तो। बताया था मैंने कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है इसके अंदर बंध की प्रबलता बढ़ती जाती है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक बंध की प्रबलता बढ़ती है, मैंगनीज एक्सेप्शन है, उसके अंदर अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण उसके धात्विक बंध की दुर्बलता थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रबल धात्विक बंध किस में मिलता है, क्रोमियम में मिलता है। बहुत बढ़िया बेटा, आपसे अच्छे तो लाइव वाले आंसर दे रहे हैं। गलत बात, इनमें से कौन सा वो आयन है जो प्रतिचुंबकीय है, कॉपर +2। कॉपर का विन्यास तो 3d10(4s1) है, +2 होते ही तो D9 रह गया, टाइटेनियम +4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा तत्व है जिसका विन्यास n-1d10NS2 नहीं है। रट जाने चाहिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी का विन्यास तो n-1d10NS2 होता है। याद करें कॉपर, AgAu, उनका विन्यास n-1d10NS1 होता है। अरे आगे था, ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में ऐसे कैसे लिखाए हुए हैं, याद आ जाना चाहिए। वो कौन सा तत्व है जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता। बताया था 3D सीरीज में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, स्कैंडियम और जिंक, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। स्कैंडियम केवल +3 दिखाता है और जिंक केवल क्या दिखाता है, +2। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की दूसरी, तीसरी और पहली श्रेणी का मेंबर बताना है। ये आपको ग्रुप दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो पहला मेंबर है वो तो दूसरी श्रेणी का होना चाहिए, दूसरी श्रेणी का। तो आपको दिख रहा है ये तो मैंगनीज तो पहली श्रेणी का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। निकिल, PD दूसरी श्रेणी का है, Ag दूसरी श्रेणी का है, इट्रियम भी दूसरी श्रेणी का है। फिर आपको तीसरी श्रेणी का नंबर लेना है। तो कॉपर तो पहली श्रेणी का है, ये तो हो नहीं सकता। कॉमा में वो ये भी हो सकता है, और नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये भी हो सकता है। और तीसरा एलिमेंट आपको पहली श्रेणी का लेना है, तो स्कैंडियम, क्योंकि ट्रियम तो दूसरी श्रेणी का होता है। अरे नहीं आएगा समझ में, अरे आ रहा है नहीं आ रहा बेटा समझ में, सुभाष फर्स्ट नहीं थर्ड, आगे समझ में कैसे। ये कह रहा है कि आपको संक्रमण तत्व है, सीरीज दे रखी है। पहली जो सीरीज का जो पहला मेंबर है, मतलब ये कह रहा है संक्रमण तत्वों की क्रम से दूसरी, तीसरी और पहली सीरीज में कौन कौन से तत्व हैं आपको बताना है। यानी पहला जो एलिमेंट है वो दूसरी सीरीज का होना चाहिए। तो PD भी दूसरी का है, Ag भी दूसरी का है, इट्रियम भी दूसरी का है, लेकिन मैंगनीज क्रॉस हो गया। तीसरा का आपको पता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे भी है, कॉपर हो नहीं सकता, ये तो पहली श्रेणी का है। फिर तीसरा मेंबर पहली का होना चाहिए, तो इट्रियम तो दूसरी का होता है, तो आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सबको पता है विटामिन B12, सबको पता है विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं, और सबको पता होता है कि विटामिन B12 के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किसका होता है, कोबाल्ट का, इसीलिए उसको साइनोकोबालेमिन कहा जाता है। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो D ब्लॉक और F ब्लॉक में क्वेश्चंस आए वो आपको आ जाने चाहिए समझ में। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा है और आप बिल्कुल अच्छा जवाब नहीं दे रहे, ठीक है।
बार बार रिपीट करें, घबराने की कोई बात नहीं है, पहला चांस है। दूसरी चांस में अभी थोड़ा आप भी ढीले पड़े हुए हो क्योंकि अभी डेट नहीं है, सारे काम नहीं है, लेकिन जैसी डेट आएगी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने ही बार बार मैं रिपीट कराऊंगा आपको खुद को रट जाएंगे, ठीक है ना। जैसे टेस्ट सीरीज जब अपन ने स्टार्ट की है तो 11th असिस्टेंट की सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि उसकी एग्ज़ाम है। फिर जैसी सेकंड ग्रेड आएगी तो सेकंड ग्रेड की चालू हो जाएगी, जिस दिन उसकी बिग फॉर्म आ गए ऐसी फिर फर्स्ट ग्रेड की चालू हो जाएगी। तो घबराए नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सबके आंसर दोगे, क्योंकि मैं जब आपको एक एक चीज़ इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, आपको सुबह 7 बजे आके क्लास में आने में जोर आता है। कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर आते हैं। कैसे नौकरी करोगे आप लाइफ में? नौकरी आपकी घर में थोड़ी लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी 100 किलोमीटर दूर। पूछना, कोई प्रतापगढ़ है, कोई झालावाड़ है अपने घरों से। तो भगवान भी क्या है, सिस्टम बना के देता है। वो पहले ही टेस्ट कर रहा है आपका, अभी आपकी कितनी मतलब आप में सहनशीलता है। जब आप लोगों से सुबह 7:15 बजे रेगुलर क्लास में नहीं आ सकते, आप कभी शाम में तो बीमार हो, आज मैं सो गया, आज मेरा उठने का मन नहीं, तो फिर क्या है? फिर भगवान भी देखता है, अरे नौकरी कैसे करेगा, इसको तो 100 किलोमीटर रोज़ जाना है, रोज़ जाना है, जीपों में जाना है, बसें नहीं है, पैदल भी जाना पड़ेगा, तो टेस्ट ले रहा है तुम्हारा। अदरवाइज़ ना ले, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आंसर नहीं देते। बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए, मेरे लाइव वाले बच्चे हों चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हो, सब रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट बाद एक बार बेटा कोऑर्डिनेशन। सर F7 के लिए J की वैल्यू उस समय क्या करते हैं, जैसे F7 आ गया तो उस समय क्या करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा ना वो केवल S के कारण निकलेगा। भाई J में 2 चीज़ों का रोल है, J में 2 चीज़ों का रोल है, L और S। जब F7 विन्यास हो गया तो L तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सारी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग करोगे तो 0 हो जाएगा। अब तो केवल S का ही तो रोल हो गया, और S का रोल हो गया तो फिर तो आप सीधा निकाल ही लो √n+2, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला योगदान तो ख़त्म ही हो गया। ये जो दिक्कत आ रही है, J का काम तभी तो आ रहा है जब इसका योगदान आ रहा है। जब इसका योगदान ही खत्म हो गया तब तो S ही रह गया। अब तो S के कारण √n+2 में निकाल लो, इसीलिए कई बुकों में गैडोलिनियम +3 का मिल जाएगा तुम्हें। आगे समझ में 9 × 63 तो √ में आंसर आ जाएगा। आगे बेटा सुभाष समझ में, यस या नो लिख के भेजें सुभाष बेटा, ठीक है ना भाई। आप खुद ही सोचो, F7 विन्यास है ये ना, सब चीज़ ही 0 हो गई ना, तो L का रोल तो ख़त्म ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो इन सब का बीजगणित योग तो 0 हो गया, तो ये चीज़ तो ख़त्म ही हो गई। अब तो यही रह गया, तो इसका तो इसके कारण इससे निकाल लो, ठीक है। 1 मिनट बेटा, 2 मिनट बाद करते हैं स्टार्ट, है ना। एक बार बंद करूँगा मैं फिर।